माइक ऑफ होगा तो बताइएगा मैडम। ये वाला समझा? दिखता नहीं है। पिछली बार वाला नहीं दिखेगा कहाँ कि वो इंक खत्म हो गया था, ऑरेंज पेन से लिखे थे इसलिए नहीं दिखे। ब्लैक और ब्लू अच्छे से दिखता है। जैसे इसके पहले जब लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, लाइव रिकॉर्डिंग वाला सब कैमरा क्वालिटी कम कर देता है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है, लाइव नहीं जा रहा है। हम लोग चालू करें, बाकी वो सब आ जाएंगे। दिख रहा है ना बोर्ड, बीच में नहीं है नहीं। ये आपको कह रहे हैं, इसको नहीं, आपको। लास्ट क्लास में क्या लिखे थे, कुछ याद है? ठीक है, कौटिल्य का अच्छा था, वो तो आखिरी वाला था ना। बात बताइए, आखिरी शासक किसके बारे में देखे थे हम लोग? हम्म आखिरी शासक हम लोग मौर्य साम्राज्य देखे थे ना। मौर्य मौर्य में पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त। दूसरा बिंबिसार। तीसरा हम लोग देखे थे अशोका। अब अशोका का पूरा हम लोग विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखे थे? यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसको दहेज में मिल गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस। अफगानिस्तान वाला तक, यहाँ तक पूरा हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया था। बाकी यहाँ तक तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को ये मिलता है अशोक के अभिलेख में कि चेर चोल पांड्य इसके बगल वाले साम्राज्य, अशोका यहाँ का कलिंग कब्जा कर लेता है। बाकी यहाँ पे आपको अभिलेख वगैरह मिलता है बंगाल में, तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग को ऑलमोस्ट इंडिया पूरा कवर करा है अशोक। ठीक। अब अशोक के बाद अशोक का एक बेटा रहेगा। ठीक। उस बेटे का नाम है कुणाल। अशोक के बेटे का नाम है कुणाल। कुणाल जो है, ये वाला इलाका अशोक के जाने के बाद ये वाले इलाके में कुणाल भाई साहब जो है वो अपना राज्यभार संभालते हैं। अब मगध वाला साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य संभालने वाले होंगे वो दशरथ होगा। दशरथ, ये दशरथ जो है ये अशोक का ग्रैंड सन है, यानी अशोक का पोता है, और ये कुणाल जो है अशोक का बेटा है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे आर्ट एंड कल्चर में, अशोक कुछ गुफाएं गुफाएं दान करते हैं ना, तो अशोक जी को गुफाएं दान करते हैं वो बुद्धिस्ट रहते हैं। ये जो दशरथ है ये भी कुछ गुफाएं दान करेंगे, ये दान करेंगे अजीवक संप्रदाय को, है ना। ये भी देखे थे ना, याद होगा दुंदा दुंदा ना, अजीवक संप्रदाय को दान दिए थे। अब ऐसा अशोक के जाने के बाद साम्राज्य का इनका ऐसा ऐसा अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक। देखो, इनका आखिरी रूलर जो है, जो अशोक के पूरे मौर्य साम्राज्य के आखिरी रूलर होगा, उसका नाम होगा बृहदत्त। हम लोग क्या देख रहे थे? अशोक के जाने के बाद अशोक का बेटा ये वाला इलाका पूरा संभालेगा। अशोक का पोता जो दशरथ है वो मगध का साम्राज्य संभालता है। ऐसे करते करते ये लोग अपना मतलब सब कोई अशोक जितना टैलेंटेड था नहीं, और इसीलिए अपने अपने साम्राज्य को अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनके बेटे पोते सब राज्य कर रहे थे। अब जो पूरे मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक होगा उसका नाम क्या है? बृहदत्त। बृहदत्त का जो गवर्नर है, इसका गवर्नर है पुष्यमित्र सोम। पुष्यमित्र सोम। अब ये जो है बृहदत्त का क्या होता है? गवर्नर होता है। तो गवर्नर क्या करेगा, एक समय में जाके अपने ही राजा का अंत कर देगा। तो वहां से आपको
नया डायनेस्टी देखने को मिलेगा जो है सुंगा डायनेस्टी। अब सुंगा डायनेस्टी देखेंगे हम लोग आगे। अब इसके अलावा हम लोग को ये भी देखना है कि मौर्य साम्राज्य से आपको क्या क्या फायदे हुए हैं, है ना। पहली बात अपने को एक चीज देखने को मिला, ये जो आर्ट ये लोग कल्चर में मृदभांड यूज करते हैं, मौर्य सिग्निफिकेंस, है ना। ये लोग क्या यूज करते हैं, मृदभांड। कौन से प्रकार के मृदभांड यूज करते हैं ये लोग? नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। यानी जो मटका ये लोग यूज करते थे वो एकदम पॉलिश वाले मटके यूज करते थे। और एक चीज ये भी देखिएगा, अशोक के पहले जितने राजा थे, यानी मौर्य साम्राज्य के पहले जितने राजा थे, उन सबका देखो टुकड़े में सब राज करते थे ना। हम लोग बाहर जनपद देखे थे तो यहाँ पे धनानंद था, यहाँ पे फिर चंद्र प्रद्योत था, उदयन था, ये सब हम लोग देख रहे थे ना। ये सब क्या टुकड़ों टुकड़ों में राज कर रहे थे। लेकिन जब से मौर्य साम्राज्य आया, ये लोग क्या हो गया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब पूरा जगह जो है एक ही राजा के कंट्रोल में आ जाता है। और तीसरा हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि जब मौर्य साम्राज्य आता है मौर्य साम्राज्य के समय में उसके पहले जितने भी शासक थे सब संस्कृत वगैरह चलाते थे, है ना। आम जनता की भाषा सुनना समझना था नहीं। आम जनता की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। अब तो अब अशोक जो है अपने जनता से वार्तालाप करते थे। कैसे वार्तालाप करते थे, अभिलेखों द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, इंटरैक्शन विद पीपल, है ना। जनता से उनका वार्तालाप चलता था। और एक चीज ये भी देखिएगा कि प्राकृत जो लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज को ये इस्तेमाल करते हैं। प्राकृत लैंग्वेज कहीं ना कहीं जनता के लिए होता था। संस्कृत जो है उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे। अब जनता से आपको जुड़ना है तो आप क्या यूज करेंगे, प्राकृत लैंग्वेज यूज करेंगे ना। तो अशोक के आने का ये तो फायदा हुआ। अब और एक देखिए, इसके साथ साथ ये भी देखिएगा, जैसे कई सारे राजा ऐसे होते हैं ना कि सारे धर्मों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था ये सब क्या थे, ये सेक्युलर थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या है, जैनिज्म फॉलो करते हैं। बिंबिसार वो बुद्धिज्म फॉलो करेंगे। अशोका भी क्या करेंगे, बुद्धिज्म ही फॉलो करते हैं। फिर आगे जाके इनका पोता देख रहे हैं क्या, अजीवक संप्रदाय भी फॉलो कर रहा है। और ये सब हम लोग देख रहे हैं ना मौर्य काल में, यही सब देखे। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी मौर्य साम्राज्य के जो शासक हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा सेक्युलर है। यानी धर्म को लेके किसी का एक तरफा विचार नहीं, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। हम लोग अशोक के अभिलेखों में भी देखे थे कि अशोक कहता है कि भाई सिर्फ आप अपने धर्म के लिए तारीफ नहीं कर सकते, बाकी धर्म की भी आप इज्जत करना आपका हक बनता है। तो ये क्या बता, सेक्युलर होने का बताता है। अब देखिए कल्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कल्चर में पिलर्स वगैरह आ गया था, है ना। शिलालेख वगैरह आ गया था, है ना। ठीक, ये सब भी तो हम लोग देखे थे। पिलर्स के जरिए वो जनता से बात करते थे, है ना। और अगला, अशोक जब तक राजा था, अशोक के मौर्य साम्राज्य में आपको सबसे ज्यादा शांति वगैरह मिलता है, पीस वगैरह मिलता है। पीस मतलब समझ गए, शांति, ज्यादा तहस नहस नहीं होता। बस एक तहस नहस किया गया था कलिंग में अशोक द्वारा। उसके बाद किसी भी इंसान को ऐसे इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई अशोक के खिलाफ आके युद्ध कर सके, है ना। ये तो मौर्य साम्राज्य का सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। लिख लीजिए उसको। सातों पॉइंट लिख लेंगे ना, आंसर राइटिंग के लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ, अच्छा हाँ, तो ठीक। मौर्य साम्राज्य का पतन देखना है देखो ना। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है, देखिए मौर्य साम्राज्य में अब हम लोग जितने भी अभिलेख देखे हैं, कहीं वहां संस्कृत का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ।
मौर्य साम्राज्य जो है वो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी को क्या कर रहा है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को चैलेंज कर रहा था, है ना। ब्राह्मणिकल सोसाइटी को क्या कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। क्योंकि कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण्स क्या यूज करते थे, ब्राह्मण्स यूज करते थे संस्कृत, और अशोका क्या यूज करता था, वो यूज करता था प्राकृत लैंग्वेज। ब्राह्मण्स, अशोका जो है बुद्धिज्म को ज्यादा, अशोका जो है वो किसको फॉलो करता था, अशोका फॉलो करता था बुद्धिज्म को, और ये ब्राह्मणिकल वाले किसको फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे वैदिक कल्चर को, है ना। समझ आ रहा है। अशोका का मेन चैलेंज कौन था, अशोका के मेन चैलेंज, अच्छा, अशोका कोलैप्स होने के, मौर्य साम्राज्य को पतन होने का कारण ये था, जो ब्राह्मण्स का रिएक्शन आ रहा था वो सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज था। क्योंकि अशोका एक तो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे, अक्सर हम लोग यही देखे थे जितने भी राजा आए वो सब क्या करते हैं, वो सब पहले जाके ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हैं, पर अशोका ऐसा बंदा नहीं था। माना कि अशोका शुरुआत में शैव धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट भी तो हो गए। अब जब कन्वर्ट हुए तो सारे ब्राह्मणों को ये लगा कि भाई ये तो सीधा सीधा वैदिक कल्चर को क्या कर रहा है, वैदिक कल्चर को चैलेंज कर रहा है। तो संस्कृत से हटके संस्कृत क्या करता है, वो वैदिक कल्चर को फॉलो करता है। प्राकृत क्या है, प्राकृत बुद्धिज्म का प्रमोशन करता है। तो अशोका का सबसे ज्यादा रुझान किसकी तरफ हो गया, प्राकृत की तरफ हो गया। कारण क्या था, क्योंकि इनको जनता को भी देखना था, है ना। तो एक तो पहला चैलेंज ये हो जाता है कि ब्राह्मण इनके खिलाफ हो जाते हैं। दूसरा, देखिए हम लोग अ, देखे थे अमात्य देखे थे ना, कितने प्रकार के अमात्य देखे थे हम लोग, 18 प्रकार के अमात्य देखे थे और 26 प्रकार के अध्यक्ष हम लोग देखे थे। तो ये लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना बड़ा है ना, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यानी 18 ये लोग के पास मंत्री है ना, मंत्री नहीं, अमात्य कह लीजिए, ये लोग के पास 18 अमात्य है, 26 अध्यक्ष है ना। अब इसके अलावा भी जब इनका साम्राज्य इतना बड़ा है तो जायज सी बात है अकेला इंसान तो कुछ करेगा नहीं, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ तो ऑफिसर्स रखेंगे, है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे कुछ ऑफिसर्स क्या हो जाते हैं, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, है ना। सबको आप सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, जब सैलरी देंगे, चलो मान लेता हूँ जब तक अशोका था तब तक ये बढ़िया से व्यापार वगैरह करता था, पैसे उससे कमी नहीं थी, तब तक ये लोगों को क्या हो रहा था, अच्छे से चल रहा था। जैसा अशोका चले जाते हैं, सबके बस की बात नहीं है इतनी बड़ी साम्राज्य संभालने का, और सारे अमात्यों को सैलरी दे नहीं पाते थे, तो सैलरी ना दे पाना भी एक बड़ा इश्यू बन जाता था, है ना। दूसरा क्या है, अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपका ये कुणाल हो गए, ये अजीवक संप्रदाय के ये दशरथ हो गए, इन लोग को बांट दिया गया ना। अगर ये इतने समझदार होते, इतने ताकतवर होते, तो ये पूरा साम्राज्य अकेले संभालने का ताकत रखते थे, लेकिन क्या हो गया, बांटा गया था। कारण क्या था, क्योंकि ये सब कमजोर शासक थे, है ना, वीक रूलर्स भी थे सब। समझ आ रहा है। और ये देखिए, जब ये होता है तो इस तरफ से ये जो है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका, क्या है ये, नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका। जब अशोका रहेंगे नहीं तो जायज सी बात है, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त के समय पे यहाँ पे एक युद्ध हुआ था किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, है ना। जब सेल्यूकस निकेटर था उसके साथ चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था, युद्ध होने की वजह से जीता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इससे ये पता चल गया कि भाई यहाँ का जो राजा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अलेक्जेंडर भी जब आया था तो उस समय यहाँ पे शासक कौन था, धनानंद था, है ना। धनानंद, फिर यहाँ पे वो छोटे छोटे छुटपुट छुटपुट राजा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बाहर से आने का रास्ता क्या था, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ही था। जैसा मौर्य साम्राज्य में अशोका का पतन होता है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा ताकतवर राजा जो है वो तो रहा नहीं, तो जायज सी बात है अब हमारे लिए इंडिया कब्जा करना आसान हुआ, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत ज्यादा पहले से था, है ना। तो ओपन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ओपन नॉर्थ वेस्टर्न, समझ आ रहा है ना। राजा नहीं तो जगह खुला रह गया, तो कोई ना कोई आके कब्जा करने की
कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम लोग ये देख लेते हैं, आखिरी राजा कौन था, आखिरी शासक बृहदत्त था। अब बृहदत्त जब है, जब यहाँ पे बृहदत्त का हत्या कौन करेगा, पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा, उसका हत्या कर देगा। जैसा पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है, तो यहाँ पे पूरा साम्राज्य कौन संभालेगा, यहाँ का साम्राज्य संभालने वाला होगा शुंगा डायनेस्टी, है ना। शुंगा डायनेस्टी के लोग संभालने लगेंगे। अब ये वाला इलाका कौन संभालेगा, ये वाला इलाका संभालेंगे सातवाहन, है ना, सातवाहन। ठीक, क्या हुआ, दो डायनेस्टी, हाँ, जैसे देखो यहाँ जैसे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक अलग राजा, यहाँ पे अलग राजा, अब वो कमजोर थे, अब यहाँ पे बृहदत्त को मार दिया, यहाँ पे शुंगा बैठ गया, यहाँ पे कोई और है, सातवाहन आ गया है। और नीचे हम लोग क्या देखेंगे, नीचे हम लोग देखेंगे संगम एरा, संगम, ठीक है। तो एक दो तीन, ये तीन साम्राज्य हम लोग को देखना पड़ेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की, ये वाला इलाका, है ना, अब ये वाला इलाका क्या है, खुला रह गया है। अब खुला रहने की वजह से क्या है, जितने भी यहाँ सेंट्रल एशिया में जो कबीलाई समाज है, वो कबीलाई वाले क्या करेंगे, वो वहां से यहाँ पे आके अटैक करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये लोग एक्चुअल में अटैक करने की कोशिश नहीं करते, तो कबीले वाले लोग हैं ना, हमेशा वो भटकते रहते हैं, है ना, जैसे एक जगह टिकने वाले नहीं है, नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब बंजारा किस्म के लोग होते हैं, आओ अटैक करो निकल जाओ। लेकिन ऐसा हो गया कि सेंट्रल एशिया से जब लोग आने लग गए थे ना, इन लोग को इंडिया अच्छा लग गया था। इंडिया अच्छा लग गया, अच्छा लगने की वजह से क्या हो जाता है, ये यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इस इलाके में हम लोग सेंट्रल एशिया से जितने कबीले के लोग आते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो सेंट्रल एशिया से आए हुए कबीले समाज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लो ये, वरना फोटो लेना है तो फोटो ले लो। समझ आया ये, बस वो एक समझाने के लिए आपको इतना कुछ कुछ कहानी बताना पड़ा। हम्म, जैसे आपके पास होगा नोट्स, उसमें पढ़ लीजिएगा, बस इतना देख लीजिएगा। अशोक के जाने के बाद ना, ये वाला इलाका कौन संभाल रहा है, आप सुन लीजिए, कुणाल, ये वाला इलाका दशरथ। आगे जाते जाते कुछ समय बाद बृहदत्त एक आखिरी मौर्य साम्राज्य का शासक बन जाता है। बृहदत्त का हत्या कौन करेगा, उसका गवर्नर जो होगा पुष्यमित्र शुंग। इसके मरने के बाद ये वाला समाज कौन संभालेगा, मतलब जगह, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग संभालेगा। ये सातवाहना, ये संगम, ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया, बाकी सब आपको आपके मित्र में मिल जाएगा, तो उतना परेशान मत होइए। पतन होने के कारण देखिए, एक तो मौर्य साम्राज्य जो था वो बुद्धिज्म प्रमोट करता था, और भारत बेसिकली उसके पहले फेमस किसके लिए था, वैदिक कल्चर के लिए फेमस था। तो कहीं ना कहीं जो पहले के जो ब्राह्मण रहे होंगे उन सबको बात बुरा लगा होगा। जब बात बुरा लगा होगा तो कहीं ना कहीं वो अशोक के खिलाफ होने की कोशिश करेंगे। माना कि अशोक सबसे ज्यादा मजबूत था, लेकिन अशोक के जाने के बाद जो कमजोर शासक आए उनके खिलाफ तो काम कर सकते थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अशोक के जाने के बाद बाकी राजाओं के खिलाफ काम करते हैं, क्यों, क्योंकि अशोक जो है प्राकृत को सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी ब्राह्मण किसको, गुड मॉर्निंग, संस्कृत और वैदिक कल्चर को प्रमोट करते थे। ऐसा नहीं कि अशोक जो है, मतलब मौर्य साम्राज्य के जो शासक है वो प्रमोट नहीं करते हैं वैदिक कल्चर को, बस वो मानते नहीं थे।
ये ड्रॉ कर लो बस, ये एक ड्रॉ कर लीजिए और ये एक ड्रॉ कर लीजिए, ये दो ड्रॉ कर लो, समझ आ जाएगा। अच्छा, कल के लिए होमवर्क याद लिख लीजिएगा, कल के लिए होमवर्क है, बस बता दें, सुन लीजिए। भाग 20 कौन सा है? हाँ, भाग 18 इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के सारे आर्टिकल्स आपको याद करके आने हैं, 352 से लेके 360, सब कुछ लाइन से, और हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। जैसे हम लोग पास टाइम कम है, भाग 18, ठीक है, खास करके 358 359 है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमको याद दिला दीजिएगा रोज होमवर्क के, क्योंकि हम रोज कहते हैं याद दिलाना याद दिलाना, आप भी हमसे ज़्यादा भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क। ठीक है। हाँ, तो ऐसा धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते रहेंगे ना, तो हम लोग का पॉलिटी ऐसे ही कवर हो जाएगा, है ना, बाकी हिस्ट्री चल ही रहा है। अब आगे बढ़े, कुछ पढ़ लिया जाए। ये इंडिया, ये पाकिस्तान वाला इलाका, ये अफगानिस्तान वाला इलाका, बाकी ये सब क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहीं पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इलाके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो हम लोग को बाहर से पहला आक्रमण किसका हुआ था? बाहर से पहला आक्रमण कौन से साम्राज्य का हुआ था? आर्कमेनिड या हकमानी? हकमानी, ठीक। वो कहाँ के शासक थे सब, हकमानी वाले? हकमानी ईरान के शासक थे सब, ठीक है। हकमानी में पहला जो शासक की भारत पे अटैक करता है उसका नाम क्या है? साइरस, जो कि फेल हो जाता है, अटैक नहीं कर पाता है। दूसरा शासक कौन होगा? डेरियस। डेरियस अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लेके वहीं पे रहता है। डेरियस के बाद कौन आता है? जेरस आएगा, है ना। जेरस जब आता है तो उस दौरान क्या है, आपको अलेक्जेंडर के साथ अलेक्जेंडर के सैनिक आ गए, यानी ग्रीक के जो सैनिक रहते हैं। जैसे डेरियस कहाँ पे, डेरियस आके यहाँ पे सेटल हुआ है। डेरियस डेरियस के बाद जेरस भी यहीं पे आएगा। तो ये जो एरिया है आपका बफर जोन की तरह काम करेगा। यहाँ से आपको भारत के लोग भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको किसका अटैक हो रहा है? यहाँ से ग्रीक के लोग आपको अटैक करे जा रहे हैं। तो जेरस क्या करता है, यहाँ के भारतीयों को भी सेना में शामिल करता है, शामिल करके और ग्रीक से लड़ता है। अब उसके बाद जो आखिरी शासक है डेरियस द्वितीय,
उसका युद्ध किसके साथ होता है? उसका युद्ध होता है अलेक्जेंडर के साथ युद्ध होता है, हम लोग देखे थे। और जब अलेक्जेंडर आता है, ध्यान से समझ आ रहा है ना कहानी पूरी, ये तो पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे। तो जब अलेक्जेंडर आता है, अलेक्जेंडर आने के बाद क्या हो जाएगा कि अलेक्जेंडर आएगा, अपना जीत उठ के चले आएगा और अपने जगह पे अपने गवर्नर को रख देगा। जब गवर्नर को रखेगा तो आखिरी जो गवर्नर हम लोग देखते हैं वो किसको देखेंगे? हम लोग सेल्यूकस निकेटर को देखते हैं, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर क्या होगा, उसका युद्ध किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका युद्ध होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, दहेज में कुछ सामान जगह भी दे देगा, अपनी बेटी भी ब्याह देगा और बाकी हाथी होती लेके चले जाएगा। अब सेल्यूकस निकेटर के बाद क्या होता है, उसका जो पोता आता है, उसका पोता जब शासन करता है इस इलाके में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दो अलग अलग जगह देखने को मिल जाएगा। एक जगह आपको देखने को मिलेगा बैक्ट्रिया, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान से लेके ऐसा वाला इलाका आप क्या कहलाएंगे, इसको हम कहेंगे बैक्ट्रिया। ये सेल्यूकस निकेटर के पोते की बात कर रहा हूँ, उसका पोता जिस समय शासन करता है तो ये बैक्ट्रिया किसी के हाथ में रहेगा, यहाँ पे ये पार्थियंस किसी के हाथ में रहेगा, पार्थियंस, ठीक है। पोते के समय पे ये अपनी आज़ादी डिक्लेयर करते हैं, ये अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये वाला बैक्ट्रिया वाला इलाका, है ना। ऑक्सस आमू दरिया, सिर दरिया, ये आप देखेंगे नदी, वो नदी आके आपको अफगानिस्तान इस इलाके में आके मिलता है, और अफगानिस्तान से एक नदी यहाँ पे आके मिलता है, तो वो एरिया क्या बैक्ट्रिया कहलाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पार्थियंस हो गया, ठीक। ये समझ आ रहा है इंडिया मैप के जरिए। अब यह सेंट्रल एशिया में देखिए, सेंट्रल एशिया जो है पूरा कबीलाई समाज है, ठीक। ये चाइना का वेस्टर्न वाला इलाका है। यहाँ पे एक कबीला हुआ करता था, उस कबीले के नाम है जोगनू। देखो नाम बड़ा खतरनाक है, जोगनू। अब कबीले करते क्या है, अपने कबीले से जाके दूसरे कबीले के ऊपर अटैक करना और उस कबीले के सामान वामान को लेके अपना गुजर बसर करना, ऐसे करते थे। अब ये जो जोगनू है, ये जाके किसी और कबीले पे अटैक करता है, उस कबीले का नाम है यूची कबीला, यूची कबीला, ठीक है। समझ, जोगनू कबीला किस पे अटैक कर देगा, यूची कबीले पे। अब ये जो यूची कबीला है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कुशाण, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब जोगनू कबीला यूची कबीले को अटैक कर देगा, तो यूची कबीला क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना। जब नीचे की तरफ मूव करेगा, ये जिस अलग जगह पे जाएंगे वहां पे रहेंगे सिंथियंस। सिंथियंस कौन है, ये है शाकास, ठीक है। सिंथियंस कौन है, शाकास है। जोगनू यूची पे अटैक करेगा, यूची जाके सिंथियंस पे अटैक करेंगे, सिंथियंस जाके इनके बैक्टीरिया के ऊपर या तो फिर पार्थियंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब जब सिंथियंस जाके अटैक करते हैं, ये कुशाण होगा, ये शाकास होगा, ये पार्थियंस होगा, तो हम लोग को क्या देखना है, 1 2 3 4, ये 4 साम्राज्य के बारे में हम लोग को आज देखना पड़ेगा। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बोलते बोलते आदत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया में आपको मिलेंगे ग्रीक के लोग, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या कौन मिलते हैं, स्टार्टिंग में ग्रीक के लोग मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते यहाँ पे आपके ग्रीक के लोग क्या हो जाएंगे, ये ग्रीक के लोग हो जाएंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो वहां जाके सेटल होना चालू कर देंगे मौर्य साम्राज्य समय से ही, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, इंडो ग्रीक के लोग मिलेंगे। अब ये कौन से इलाके वाले पार्थियंस, ये हो गए ईरान वाले इलाके के, है ना। ये शाकास और कुशाण कौन से, सेंट्रल एशिया वाले इलाके के हो गए। इतना समझ आया है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा बैक्टीरिया के लोगों को। तो पहला हम लोग को इंडो ग्रीक का इन्वेजन देखना है। कहानी समझ आ रहा है ना, नाम थोड़ा अजीब होगा लेकिन क्या करें, याद करना पड़ेगा आपको। सुषमा कह रहे हम कब्बो ना याद करें, नहीं सुषमा बोलो, कह रही है तो ये हम यूं याद कर लेंगे, कहीं से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो याद कहाँ से करेंगे। आपसे देखना था बैक्टीरिया। देखो अभी हम लोग ना यहाँ पे भारत को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कौन है,
शुंगा है, यहाँ पे सातवाहनास है, यहाँ पे संगम बल है। इनको नहीं देखना, अभी इनको देख लेते हैं इनका पूरा अटैक कैसा कैसा होता है। जब हम लोग ग्रीक के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्ट्रिया से जो लोग आएंगे वो कौन होंगे? वो इंडो ग्रीक होंगे। अब इस इंडो ग्रीक में भी हम लोग को डेमिट्रियस को देखना है, डेमिट्रियस और मिनांदर, ठीक है। तो डेमिट्रियस एक पहला ब्रांच हो गया, डेमिट्रियस का पहला बेटा मिनांदर हो गया। उसके बाद और एक को देखेंगे हम लोग, यूक्रेटाइडिस। पर नाम अजीब है, ये ज्यादा ही नहीं इंपॉर्टेंट है, पर डेमिट्रियस और मिनांदर हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अच्छा, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे ना, हकमानी जब डायनेस्टी आया था तो अशोक उनसे क्या क्या सीखे थे? हकमानी डायनेस्टी से कुछ तो सीखे थे ना ये मौर्य साम्राज्य के लोग, हकमानी डायनेस्टी से। क्या क्या सीखे थे? ऐसा मुंह बनाएंगे सब तो फिर मार खाए। पिलर्स पे लिखना, और बताओ ईरान के जो लोग थे वो लोग कौन से भाषा का इस्तेमाल करते थे? खरोष्टी, अरमाइका यूज करते थे, है ना। अरमाइका वो सब यूज करते थे ईरान वाले। अरमाइका जब आके इंडिया के प्राकृत के साथ मिला तो क्या बन गया? खरोष्टी बन गया। संस्कृत से आपको प्राकृत निकला था, प्राकृत और अरमाइका मिलकर आपको क्या बन गया? खरोष्टी बन गया। ये बताए भी थे हम लोग, ऐसा मत भूल जाइए, नहीं तो फिर हवा ना लगे, ऐसा ना हो जाए कि भाई पढ़ी प्राकृत क्या है, अरमाइका क्या है। क्या? अच्छा, अरे कुछ तो सीखे हैं सब ना, क्या क्या सीखे और क्या क्या सीखे हैं? पिलर्स पे बनाना और कुछ सिक्के उक्के चलाना, किससे? ग्रीक से। सिक्के भी थे, सिक्के पंच मार्क कॉइन्स वगैरह थे। अच्छा, जो लोग सिक्के यूज करते थे मौर्य साम्राज्य में, उसको क्या क्या नाम दिया गया था? सिक्कों क्या बुलाता था? एक निष्क है, और एक चांदी के सिक्कों क्या बुलाता था? चांदी के सिक्कों को पढ़े नहीं आप लोग? जैसे जिस दिन क्लास खत्म होता है उस दिन जाके पढ़ लीजिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डेमिट्रियस के बारे में देख लेते हैं। ये पाकिस्तान वाला इलाका, ठीक, अफगानिस्तान वाला इलाका। बैक्टीरिया कहाँ पे था आपको? बैक्टीरिया लगभग था इस इलाके में, ठीक। यहीं पे आपको कौन मिलेगा? डेमिट्रियस। डेमिट्रियस क्या हो जाएगा? यहीं पे आपको मिलेगा। अगर आपको मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सीधा जाके मिल सकते हैं। रास्ता बताएं कैसा है? छत पे जाइए, कूद जाइए, जाके आप लोग डेमिट्रियस से आराम से मिल सकते हैं। फिर पूछ लीजिएगा कि डेमिट्रियस कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक। अब ये वाला इलाका क्या है? हम लोग इस इलाके को क्या कहेंगे? पंजाब वाला इलाका कहते हैं, ठीक है। डेमिट्रियस क्या है? ये बैक्टीरिया में रहता था। जब इसको ऊपर के कबीलों वालों से दिक्कत होने लगा तो ये डेमिट्रियस किस तरफ भागने लगा? ये भाग के आने लगा भारत की तरफ। जब ये भारत की तरफ आने लगा तो ये जो पंजाब वाला इलाका है ना, ये आते आते, जैसे ये इलाका बस हम लोग पंजाब इतने देखना, पर ये सब कुछ बड़े बड़े इलाके होते थे, अभी ना हम लोग छोटे छोटे देखते हैं। तो ये बंदा क्या करेगा? आगे पंजाब वाला इलाका कैप्चर कर लेगा। यह जब कैप्चर कर लेता है तो यहाँ पे एक साकाल नाम से जगह है, साकाल। साकाल को क्या करेगा? अपना कैपिटल बना लेगा। ये साकाल का सियालकोट नाम है आज के जमाने में, सियालकोट। देखो कैपिटल वगैरह आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बता दें, ऊपर से जब बाकी कबीलों ने तंग करना चालू किया तो डेमिट्रियस क्या हुआ? डेमिट्रियस भाग के आने लग गया भारत की तरफ। जब ये भारत की तरफ आता है तो ये पहले किसको कब्जा करता है? पंजाब को कब्जा करता है ना। अब
स्टेटमेंट ये सुन लीजिए ध्यान से कि डेमेट्रियस ही पहला शासक है जिसने भारत के साम्राज्य में एंटर किया था। ठीक है, डेमेट्रियस ही पहला शासक है जिसने भारत के साम्राज्य में एंटर किया था। अलेक्जेंडर आया, बाहर ही बाहर चले गया। सेल्यूकस निकेटर आया, वो चंद्रगुप्त मौर्य से वैसे हार गया। आना जाना चलता था, वो बात अलग है, लेकिन जीतने वाली बात जो है वो सिर्फ डेमेट्रियस करता है। ठीक है, डेमेट्रियस ही पहला शासक है जिसने भारत के साम्राज्य में एंट्री मारा था। ठीक, अब इसके बारे में ये हो जाएगा। और एक चीज ये भी आपको जानना पड़ेगा, ये जो डेमेट्रियस है ये क्या है? ये है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक है, तो इंडो ग्रीक वालों के पास में, जैसे इसके पहले जब हम लोग मौर्य साम्राज्य के सिक्के देख रहे थे, तो उसके सिक्के में आपको क्या दिखता था? या तो मोर दिखता था, या तो आपको क्या दिखेगा, या तो चांद दिखता था। यही दो चीज दिखते थे। लेकिन इंडो ग्रीक के इसके डेमेट्रियस वाले सिक्के में आपको राजा भी दिखता था, आपको राजा का नाम भी दिखता था, राजा और उसका नाम दिखता था। किसमें? कॉइन्स में दिखता था। ठीक, अब जो अगला लाइन बोलूंगा उसके बाद आपके मन में सवाल आना ही चाहिए। ठीक, देखो, ये इंडो ग्रीक ही पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स चालू किया था। यही ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स वगैरह बेच मतलब मार्केट में लाना चालू कर दिया। मौर्य ने रिवॉल्ट। अब जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा, स्टेट क्वेश्चन कभी भी आएगा, देखिए मौर्य साम्राज्य जो है वो आपका इस एरिया में था, वो सिक्के यहाँ चलाता था। हालांकि मौर्य साम्राज्य में भी आपको गोल्ड था, गोल्ड को आप लोग निष्क कह रहे थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलन में जो था वो पर्ण था। पर्ण, ये क्या है? ये सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन्स आपका कहाँ चल रहा था? आपका यहीं पे चल रहा था। और पर भी मतलब पर यहीं पे चल रहा था, बाकी सिल्वर कॉइन्स आपको हर जगह चल रहा था। पर यहाँ वाले इलाके में, नॉर्थ वेस्टर्न वाले इलाके में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले इलाके में पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने लेके आया? पहली बार गोल्ड कॉइन्स लेके आने वाला यही डेमेट्रियस है ना। डेमेट्रियस ही पहली बार सोने के सिक्के लेके आके ये चलाता है। अब इसी के सिक्के पे आपको क्या मिलेगा? इसी के सिक्के पे आपको राजा, राजा का नाम, बढ़िया सा अंकन मिलता है। मतलब इसके वो होता है ना, उसका मिंटिंग का जो क्वालिटी हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया, मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गया। इसीलिए तो आप लोग राजा का चेहरा आप लोग उससे बना रहे हैं, राजा का नाम बता रहे हैं। सब लोग देखिए, इतना इतना सा सिक्का होगा, वहाँ पे यहाँ पे भारत करके लिखा होता है, आपको ने अशोक का सिंबल बना होता है। ये बनाना उस समय जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, बारीक कारीगरी वाली काम होती है। डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस के बारे में आपको दो चीज याद रखना है कि ये साकाल को आपका कैपिटल बनाता है। पहला शासक है जिसने पंजाब भारत के राज्य में एंटर किया था, साकाल को कैपिटल बनाएगा। और इसी के समय में सोने के सिक्के यहाँ पे चलना चालू हुआ था। सिर्फ सोने के सिक्के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड गोल्डन कॉइन्स कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न वाले इंडिया में। अब डेमेट्रियस के बाद आपको और एक शासक देखना है, उसका नाम है मिनांदर। ठीक, देखो मिनांदर और ये सब जो है ग्रीक्स थे, ग्रीक्स के खुद के राजा, मतलब खुद के भगवान हुआ करते थे। लेकिन ये जो मिनांदर वाला बंदा था ना, ये कहा जाता है कि खाली इसकी बहुत ज्यादा दुश्मन हुआ करते थे। ठीक, तो गलती से मिनांदर भाई साहब आ गए थे कहाँ पे? इस तरफ वाले इलाके में। भाई इसी में यहाँ पे पापा इनके हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी यहीं पे साम्राज्य अपना विस्थापन करेंगे। तो मिनांदर का एक बार गलती से मुलाकात हो जाता है नागसेन से। हम आप लोग को पहले ही बताया है कि आप लोग को 3 लोगों से बच के रहना चाहिए, नेता, फिलोसोफर और एक आपसे ज्यादा समझदार इंसान, है ना। बस ये नालायक हमारी बात नहीं सुना, मिनांदर हमारी बात नहीं सुने, ये जाके मिल गए नागसेन से। नागसेन कौन थे? ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, है ना। ये कौन थे? बुद्धिस्ट फिलोसोफर। बेचारा अच्छा खासा साम्राज्य चला रहा था, लड़ाई झगड़ा करने का मगन था, लेकिन आके कहते नागसेन साहब हेलो कैसे हैं आप, चलो चाय पीते हैं। तो अब ये जैसा ही गए चाय पीने के लिए नागसेन के साथ, नागसेन क्या करते हैं? नागसेन इनको वशीकरण कर देते हैं। कैसे वशीकरण करते हैं? मिनांदर क्या करेगा? मिनांदर नागसेन से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे? क्वेश्चंस आध्यात्मिक क्वेश्चंस पूछेगा कि दुनिया मतलब आत्मा क्या है, आत्मा मतलब इंसान के मरने के बाद आत्मा क्या होगा, क्या नहीं होगा,
ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और ये बंदा कौन है? नागसेन। नागसेन, ठीक है। किसके जीवन में डंक मार देंगे? मीनांदर के जीवन में डंक मार देंगे और मीनांदर को क्या करेंगे? इंडो ग्रीक से इस बंदे को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नागसेन पूरी कोशिश करते हैं मीनांदर को एकदम बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए, पर मीनांदर कहता है देखो अगर हम बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे ना तो अगले पल हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एक तो राजा आदमी, राजा के वैसे ही दुश्मन बढ़िया होते हैं, है ना। अगर ये बौद्ध भिक्षु बन जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा किसको कहता है? नागसेन को कहता है। तो नागसेन चलो सब ठीक है, तुम बुद्धिस्ट बन गए ना, इतना हमारे लिए काफी है। देखो, किसी राजा को आप अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना, इसका मतलब ये होता है कि वहां की प्रजा भी उस चीज को फॉलो करने में निकल जाती है। अगर राजा अच्छा होगा तो वहां का प्रजा भी क्या करेगा? उसी चीज को फॉलो कर लेगा, ठीक। ये चीज है। तो ये मीनांदर क्या, मीनांदर एक तो यहाँ का शासक है, यहाँ पे बुद्धिज्म प्रचलन में वैसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मीनांदर जैसा फॉलो करेगा, लोग इसको अरे हाँ राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धिज्म फॉलो करेगा। जब हम लोग बाकी वो सब देखेंगे ना, बाकी वो सेंट्रल एशिया से आए कबीले, वो सब क्या करेंगे? वो भारत की जनता को इम्प्रेस करने के लिए क्या करेंगे? वो खुद अपना भारत का जो कल्चर होगा, भारत का जो रिलीजन होगा, वो सब अपने आप एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके जनता उन लोग को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो नागसेन के साथ मीनांदर का वार्तालाप होगा, इसीलिए नागसेन एक किताब लिख देंगे। किताब का नाम क्या होगा? मिलिंद पन्हो, ठीक है। मीनांदर को मिलिंद बोला गया, मिलिंद के सवाल, पन्हो का मतलब है सवाल, मिलिंद के सवाल कौन लिखा है? नागसेन लिखे हैं। समझ आया? तो डेमेट्रियस, मीनांदर, हाँ, ये मिलिंद पन्हो जो है किताब है, किताब का लेखक कौन है? नागसेन। कहा यह जाता है कि मीनांदर जो, देखो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि मीनांदर जो है नागसेन से मिला था कि नागार्जुन से मिला था, ये डाउट है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं कि मीनांदर जो है नागसेन से ही आके मिला था। तो आपको नागसेन और मिलिंद पन्हो नहीं बोलना है। मीनांदर क्या था? शासक था, ठीक, सोने आता था क्लास में, ठीक है ना वो कहानी। अच्छा, और एक चीज, ये जो डेमेट्रियस है ना, डेमेट्रियस का जो सिक्का था, एक तो अपना खुद का सिक्का तो बनवाता था डेमेट्रियस ना, सिक्के पे खुद का बनवा के रखा था। अब ये डेमेट्रियस जो था सिक्के पे जब खुद का बनवाया था तो उस सिक्के पे इसको एक टोपी पहनाया गया है। वो टोपी जो है हाथी जैसा टोपी था, है ना। इसके कॉइन पे डेमेट्रियस एलिफेंट कैप पहना था, एलिफेंट कैप। यहाँ तक हो गया आप लोग का? अच्छा, और एक चीज, और एक ये लास्ट बता देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब डेमेट्रियस आया था, देखिए डेमेट्रियस की भाषा क्या थी? ये लोग की भाषा थी यूनानी भाषा, है ना। और इस इलाके में कौन सा भाषा चलता था? खरोष्टी चलता था ना, क्योंकि अफगानिस्तान वाला, देखो इंडिया में चलता था ब्राह्मणी या प्राकृत चलता था। ब्राह्मणी या जो है संस्कृत वाला लैंग्वेज, संस्कृत चले या तो प्राकृत चले। ये प्राकृत आके यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, अरमाइका से मिलता है, क्या बन जाएगा? खरोष्टी बन जाएगा। ग्रीक आते हैं तो ग्रीक का अपना खुद का लैंग्वेज होगा। डेमेट्रियस एक तो ग्रीक वाला था, तो डेमेट्रियस के सिक्के पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा? एक यूनानी भाषा का मिलेगा लिखावट, और एक खरोष्टी में, यूनानी और खरोष्टी भाषा में एक सिक्के पे लिखा हुआ मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको यूनानी और ब्राह्मी भी इनके सिक्के पे मिलने लग जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि डेमेट्रियस जो है इस इलाके में भी आया था और इस इलाके में भी आया था। अगर इस इलाके में आया होगा तभी तो यहाँ पे आपको यूनानी और खरोष्टी मिल रहा है, इस इलाके में आया है तभी तो आपको यूनानी और ब्राह्मी मिल रहे हैं। ये कहाँ पे? ये दोनों के दोनों आपको कॉइन्स पे अंकित किया हुआ है ना, कॉइन्स पे लिखा हुआ है इसमें, ये दो भाषाओं में, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? नहीं? लिख लो।
जियोग्नु, जियोग्नु। हाँ, क्या करें, नमा वालों का वैसे ही है। ये यूची है, यूची कबीला है, जिसको हम लोग कुषाण कहते हैं। सुषमा, खाली सोते रहेंगे। रात में सोई नहीं थी क्या? सोई थी, फिर भी नींद आ रहा है। हाँ, 12 बजे जागी थी बस। हम भी तो जागे थे 12 बजे। हम देख रहे थे आपको, आप रील देख रहे थे। हाँ, तो सोने से पहले रील ही देख रहे थे ना। फोन देखने पे नींद आता है, लेकिन थोड़ा लेट से आता है। सिंथियास, सिंथियास, जिनको शाखास भी बोला गया है। हमको भूख लग गया भाई। नहीं, अच्छा ऐसा कुछ ऑप्शन है कि आटे में अगर ढोला पड़ जाए तो निकालने में? हाँ, पतले पतले। हाँ, हो जाता है। जैसे हम आटा, वो नॉर्मल आटा नहीं है, रागी वाला आटा है। हम दुकान से खरीद के लाए, कल ही खरीद के लाए, फाड़ के देख रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे वाले हैं। अरे रागी है भाई, इतना आसानी से थोड़ी ना मिलता है। जैसे हम कल ही दुकान से लेके आए हैं उसको। अब उसको हम फेंकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास चलनी नहीं, हम लेके आ जाएंगे कल। सिंथियास, SCYNTH। हाँ, पार्थियंस। ईरान में थे। सिंथियंस को है शाखास बोला जाता है। ठीक है। हाँ, ये बैक्टीरिया वाले जो थे, ये ग्रीक के लोग थे। पार्थियंस ईरान के लोग थे। आज रितेश सर आएंगे नहीं। बताइए क्या नहीं आया समझ में? हाँ, सर गए घर। उनके भी घर पे रुद्राभिषेक है। वो भी जाएंगे बनारस घूमने। अरे वो गाना कौन सा था, बनारस का पान वाला, हम भूल गए। डेमित्रियस का अगला पीढ़ी, डेमित्रियस का जो अगला पीढ़ी था वो मिनांडर था।
लगभग 6 घंटा में हम लोग को ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग गुप्त पीरियड में, मतलब संगम या तो गुप्त पीरियड में चले जाएंगे। फिर गुप्ता पीरियड 6 घंटा लगे हम लोग को। मीनांदर और, हाँ, मीनांदर और नागसेन जो है आपस में वार्तालाप करेंगे, है ना। मीनांदर कुछ सवाल पूछेगा नागसेन से। कुछ मत लिखिए, नागसेन के बगल में लिख लीजिए, सॉरी मीनांदर के नीचे लिख लीजिए नागसेन, तो आप लोग को अपने आप याद आ जाएगा। नागसेन के बगल मिलिंद हो लिख लीजिए। मीनांदर मीनांदर जो था डेमेट्रियस का वंशज था, है ना, अगली पीढ़ी का था। तो मीनांदर की मुलाकात भारत के बौद्ध भिक्षु मीनांदर से मुलाकात होती है, जिसमें मीनांदर ने नागसेन से सवाल पूछा, और नागसेन जब जवाब देते तो बंदा इंप्रेस हो जाता है। सुषमा लवंग लाई है, हाँ? सुषमा को अब से एक्सरसाइज करा दिया करेंगे, जब नींद आएगा सुषमा को ले आके स्किपिंग करवा दे। इलायची, इलायची भी क्या है, एक दो, जैसे कॉइन्स हम लोग देखते हैं ना, कॉइन्स पे राजा का अंकन है और राजा का नाम भी मिलता है ना। तो वो कॉइन जो चलाता है गोल्डन कॉइन्स चलवाता है। गोल्डन कॉइन्स कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाले इलाके में। नहीं, खाली लवंग। यूनानी, ग्रीक, ग्रीक एंड खरोष्टी, या तो यूनानी और खरोष्टी, यानी एक ही सिक्के पे दो अलग अलग भाषाओं में आप लोग को मिलता है। हाँ, रखना। फिनिश कर देना इसको, अरे पहले हो जाने दो क्लास, हिस्ट्री का हो जाने दो, फिर खा लीजिए। तो हम लोग इंडो ग्रीक देख लिए हैं। इंडो ग्रीक के बाद यहाँ पे इंडो ग्रीक था ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बगल में कौन था, पार्थियंस, है ना। पार्थियंस को देखिए, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पहलव भी कहेंगे, ठीक है। पार्थियंस को आप पहलव भी कहेंगे। अब देखिए, इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत तो नहीं है। जैसे एक कबीला जब जाएगा तो दूसरा कबीला आएगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखे थे कि ये इलाके में कौन आया है, इलाके में आए इंडो ग्रीक आए हैं। अब यहाँ पे पार्थियंस है, पार्थियंस भी क्या करेंगे, जब ये आएंगे तो बड़ी ताकत के साथ आएंगे, इस इंडो ग्रीक को वापस कब्जा कर लेंगे, है ना। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे
मेरा कब्जा चल रहा है हरिओम नगर में। फिर बरलगंज से एक लड़की आती है, उसका नाम है सुषमा। कहेगी कि बस बहुत हो गया, यहाँ पे ढेर सारा पैसा है, लाओ हम कब्जा करेंगे। सुषमा क्या करेगी, आके हम पे अटैक करेगी और मेरा पूरा साम्राज्य क्या करेगी, सुषमा ले लेगी। और सुषमा धीरे धीरे पैसे वाली हो जाएगी। तो सुषमा की बगल की पड़ोसन कौन हो जाएगी, भोलू। भोलू कहेगी पादरी बाजार हम भी आएंगे, अब हमको भी चाहिए ढेर सारा पैसा। तो अब यहाँ पहले किसका कब्जा था, मेरा कब्जा था। बाद में किसका कब्जा हुआ, सुषमा का हुआ। फिर बाद में किसका होगा, भोलू का होगा। फिर भोलू से हो जाएगा तो फिर बाद में सिकड़ीगंज से एक लड़की आएगी, चिल्लाते हुए, हंसते हुए आएगी। उसका हंसी देख के लोग गायब हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए पार्थियंस जो आएंगे हंसते हुए आते हैं। तो ये इंडो ग्रीक वालों के साथ जब युद्ध होता है, नहीं होता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। पर क्या होता है, ये आके इनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसा रिप्लेस हो जाएगा तो आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर जो है बोनोनीज कौन है, ये है फाउंडर। फाउंडर मतलब इसका संस्थापक होता है। अब इसमें इसके बारे में ज्यादा वो भी नहीं आपको जानना है। गोंडो फर्निस, गोंडो फर्निस, बताइए। इधर आइए। बताइए, आंटी इतनी छोटी होंगी, उनके हस्बैंड कितने छोटे होंगे। अच्छा, लड़का कुछ नहीं है, तब तो शादी नहीं की है। हस्बैंड भी जेल में था, हस्बैंड जेल में था। अच्छा अच्छा, हस्बैंड हस्बैंड वाली लैंग्वेज। हंसी से आपको खुद के बारे में याद आ गया, कल तो कहानी है। आप ही वो कह रहे ताना मार रहे थे वो आपको। इक्को पौआ,
आगे पढ़े हम। अब जो इंडो ग्रीक्स आते हैं ना, वो सीधा मौर्यों के बाद आते हैं। तो मान के चलो मौर्यों का 200 BC तक चला है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और 100 BC के लगभग क्या हो जाएगा, ये इंडो ग्रीक्स आएंगे और 100 BC के लगभग इंडो ग्रीक्स का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे, लगभग यहाँ पे ये वाले 40 या 50 या 60 ना 50 BC तक ये आएंगे। ये कौन, पार्थियंस। ये भी लंबा समय तक नहीं रहते, यहीं पे रहेंगे। तो पार्थियंस का जो संस्थापक कौन होगा, बोलोनिज। आपको एक ही के बारे में याद करना है, गोल्डोफर्निस। गोल्डोफर्निस के समय में ना एक आया था सेंट थॉमस। गोल्डोफर्निस इसका अगला पीढ़ी वाला है, ठीक है। जैसे ये जब आएगा ना, तो वो इस समय आएगा। अरे यहाँ पे आना चाहिए था इसको। 0 BC तक यहाँ पे कौन रहेगा, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स इतना समय तक रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएंगे ये पार्थियंस, ठीक है। ये बोलोफर्निस कब तक रहेगा, इस समय तक रहेगा। इसके बाद मतलब 0 के बाद वाली बात कर रहे हैं। 0 के पहले आप क्या लिखेंगे, 0 के पहले आप BC लिखेंगे। 0 के बाद आप क्या लिखेंगे, 0 के बाद आप AD लिखेंगे। 0 के पहले क्या है, हाँ ये भी AD होगा, ये भी AD होगा। ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के पैदा होने के पहले की बात है। ये एनो डोमिनी यानी जीसस के बाद वाली की बात है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, जो वेनोफर्निस जो रहेगा ना, वो इस दौरान शासन करेगा। जो गोंडोफर्निस जो हो जाएगा, वो इस दौरान आएगा। जब इस दौरान आएगा तो यहाँ पे जीसस हैं, जीसस के पैदा होने के बाद क्या होगा, क्रिश्चियनिटी का जन्म होगा, है ना, ईसाई धर्म का जन्म होगा। तो गोंडोफर्निस के समय पे ही एक सेंट थॉमस आएगा। सेंट थॉमस, समझ रहे हैं, सेंट थॉमस कौन है, ये एक फादर है। ये क्या करेगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आता है। तो ये जब आता है प्रचार प्रसार करने, तो लगभग ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा ना, ये गोंडोफेरनिस के समय आएगा, इस यहाँ से आके फिर केरला में जाता है, केरला से जाके यहाँ पे मद्रास में जाता है। तो ये क्या कर रहा है, घूम घूम के धर्म का प्रचार कर रहा है। किसके बारे में हम बता रहे हैं, सेंट थॉमस के बारे में बता रहे हैं। शासन किसका था, गोंडोफर्निस का शासन था। गोंडोफर्निस के शासन के समय में सेंट थॉमस आता है। क्यों सेंट थॉमस आता है, क्योंकि 0 BC के बाद से आपका क्रिश्चियनिटी एवॉल्व होता है ना। 0 के बाद से आपकी क्रिश्चियनिटी एवॉल्व होगा। जैसा क्रिश्चियनिटी एवॉल्व होगा तो धर्म का प्रचार करने कौन आएगा, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस आएंगे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे, जाएंगे मद्रास में। मद्रास में इनका हत्या हो जाता है, ठीक है। मद्रास में कहाँ पे, माइलापुर जगह का नाम है, माइलापुर, सेंट थॉमस का, ठीक है। ये कौन सी AD की बात हो रही है, ये 45 AD की बात हो रही है। AD ये याद देना भाई, AD है, BC नहीं। अब हम लोग AD में आ गए है ना, क्लियर है। बोलोनिज गोंडोफर्निस, ठीक, फाउंडर है। एक्चुअल में इसके बारे में आप लोग को जानना है, वो भी क्या, बस इसी के समय में कौन आया था, सेंट थॉमस आया था, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना है। और एक चीज ये भी देखना है कि ये सब कौन थे, ये सब आपके ईरान से आए हुए लोग। अब देखिए एक चीज हम लोग देखे थे, जब आर्यंस आए थे भारत में, तो हम लोग ये भी देखे थे, आर्यंस जब आए सेंट्रल एशिया की तरफ से आए थे, है ना। सेंट्रल एशिया की तरफ से एक स्ट्रीम आया था भारत की तरफ, एक कुछ लोग मिलके चले गए थे ईरान की तरफ, कुछ लोग मिलके चले गए थे यूरोप की तरफ। ये हम लोग देखे थे ना उस समय। तो जब आप लोग ऐसा देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटी जगह ऐसा होगा जहाँ पे आपका कल्चर क्या होगा, सेम होगा, है ना। बस भाषा थोड़ी अलग होगी, लेकिन कल्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो पार्थियंस थे एक समय आर्यंस थे, वो सेंट्रल एशिया से जाके वहाँ पे सेट हुए थे। तो ये जो पार्थियंस थे ना, ये अग्नि की पूजा करते थे, ठीक है, ये अग्नि का पूजा करते थे। और ये इंडो ग्रीक्स वाले, ये लोग उनके भगवान का पूजा करते थे, ये जो है अग्नि की पूजा करते थे। तो ये आते हैं गोंडोफर्निस यहाँ पे, ठीक, समझ आया। तो पार्थियंस का लिख लीजिए, पार्थियंस को बस इतना ही है। जैसा पार्थियंस हो जाएगा हम लोग शाकाज देख लेंगे।
अच्छा, वो हम लोग डेमेट्रियस का देखे थे, देखिएगा डेमेट्रियस जब शासन कर रहा था उस समय उसका कैपिटल क्या था? साकाल। साकाल क्या था? सियालकोट, है ना। लेकिन जब मिनांदर शासन कर रहा था उस समय कैपिटल बदल जाता है, कैपिटल हो जाएगा तक्षशिला। ये लिख लीजिएगा तक्षशिला के बारे में, मिनांदर के बगल में। ठीक। पहलव, पार्थियन या पहलव लिख लीजिए। अब जब मिनांदर का कैपिटल क्या था? तक्षशिला। तो जायज सी बात है, तो इनका भी कैपिटल क्या होना चाहिए? तक्षशिला ही होना चाहिए। ठीक है, इसका भी कैपिटल तक्षशिला। अब यहाँ पे एक अभिलेख हम लोग को मिलेगा, वो अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तख्त ए बाही, तख्त ए बाही। ठीक है, ये क्या है? ये अभिलेख है। इस अभिलेख में हम लोग को क्या मिलता है? इस अभिलेख में गोंड फर्निस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ भी हो जाए तख्ते भाई के बारे में नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप लोग सोचेंगे अरे ये तो दिल्ली सल्तनत और ये मुगल साम्राज्य के समय का, ऐसा नहीं है। तख्ते भाई बिल्कुल ही नहीं भूलना। महास्थान कहाँ पे है? महास्थान, हम बोले थे मत भूलना, श्रापित है वो, वही भूल गए आप लोग। हाँ, कलसी कहाँ है? मस्की कहाँ है? और नेटूर, गुर्जर। ठीक है। उदय गोलम, उदय गोलम कर्नाटका में। ऐसा कौन सा जगह पर, जैसे कौन सा अभिलेख है जहाँ पे अशोक को रण्य अशोक बोला गया है? हाँ? सन्नति। ठीक, कर्नाटका में। ऐसा कौन सा एक ही जगह है जहाँ पे आपको अशोक की मूर्ति मिली है? सन्नति। महास्थान जो है आपका बांग्लादेश में है। उसी पे आपको ये अभिलेख मिला था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप लोग को खाना बांटा है। तो एक महास्थान, दूसरा तख्त बाही, आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे अभी अभिलेख में आप लोग को बढ़िया बढ़िया याद करना पड़ेगा, तो जो इम्पोर्टेंट वाला अभिलेख है वो हम बता दे रहे हैं। तख्त बाही और महास्थान। महास्थान चंद्रगुप्त मौर्य से लिंकअप है और तख्त बाही किससे लिंकअप है? गोंडो फर्निस से लिंकअप है। फर्निस, गोंडो फर्निस। हिंदी में लिख दें? गोंडो फर्निस। इसका कैपिटल भी तक्षशिला था, मिनांदर का कैपिटल भी तक्षशिला था। खाली उस बंदे का, डेमेट्रियस का कैपिटल क्या था? साकाल था। आप लोग को मैथ द फॉलोइंग में आएगा तो आप लोग को लिखना पड़ जाएगा, मतलब। तख्ते बाही, ये अभिलेख है भाई, भूलना नहीं है तख्ते बाही के बारे में। हो गया।
आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल हम लोग शाखास देख लेंगे और कुशार देख लेंगे।